घड़ी में शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस शो को दिखाने और आप तक पहुंचाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपने मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर जुड़ सकें और साथ ही आपके मुख्यमंत्री के बारे में आपको पूरी जानकारी हो। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके मुख्यमंत्री आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, उनका सीधा सरोकार आपसे कैसे जुड़ता है और साथ ही आप जहां रहते हैं वहां दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी पूरी जानकारी हम आप तक इस शो के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो इसीलिए देश भर में मुख्यमंत्रियों की क्या कुछ गतिविधि रही है उस शो के जरिए हम बातचीत करते हैं और साथ ही हम नई नई पॉलिसी जो आपके मुख्यमंत्री लेकर आ रहे हैं उससे बातचीत करते हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं वो खबर। आज शुरुआत मिस्टर चीफ मिनिस्टर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर की इस कड़ी में शुरुआत प्रधानमंत्री के साथ करेंगे। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली में बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दोनों ही देशों के बीच डाक टिकटों के आदान प्रदान के साक्ष्य बने। इस दौरान भारत और मिस्र के बीच साइबर सुरक्षा समेत कई मसलों पर समझौता भी हुआ। आपको यहाँ बताते चलें कि बातचीत के बाद दोनों ही देशों ने एक संयुक्त बयान दिया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति का भारतीय गणतंत्र दिवस में शामिल होना बड़े ही हर्ष और गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि हमने आज अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को मजबूत करने, आतंकवाद विरोधी संबंधी सूचना इंटेलिजेंस का आदान प्रदान बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक बार आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति सीसी और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। राष्ट्रपति सीसी कल हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। ये पूरे भारत के लिए सम्मान और हर्ष का विषय है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इजिप्ट की एक सैन्य टुकड़ी भी हमारे गणतंत्र दिवस में भाग लेकर के परेड की शोभा बढ़ा रही है। फ्रेंड्स, भारत और मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। हमारे बीच कई हजारों वर्ष का अनवरत नाता रहा है। 4000 वर्षों से भी पहले गुजरात के लोथल पोर्ट के माध्यम से मिस्र के साथ व्यापार होता था और विश्व में विभिन्न परिवर्तनों के बावजूद हमारे संबंधों में एक स्थिरता रही है और हमारा सहयोग निरंतर सुदृढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी आपसी सहयोग में और गहराई आई है और मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे मित्र राष्ट्रपति सीसी के कुशल नेतृत्व को देना चाहूंगा। इस वर्ष भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इजिप्ट को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है, जो हमारी विशेष मित्रता को दर्शाता है। फ्रेंड्स, अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरी ओर इजिप्ट है। दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए मददगार होगा। इसलिए आज की बैठक में राष्ट्रपति सीसी और मैंने हमारी द्विपक्षीय भागीदारी को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि भारत इजिप्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत हम राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक व्यापक सहयोग का लॉन्ग टर्म ढांचा विकसित करेंगे। और बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गणतंत्र दिवस के परेड की सलामी ली और साथ ही आज उन्होंने तिरंगा भी फहराया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वहां मौजूद लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। हालांकि इस मौके पर भी मुख्यमंत्री बीजेपी और उपराज्यपाल पर हमला करने से नहीं चूके। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हमारी सीमाओं पर चीन पिछले कुछ सालों से आगे दिख रहा है।
चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन हमारे सैनिक बहादुर हैं और हमारा भी फर्ज बनता है कि चीन को कड़ा जवाब दिया जाए। तो वहीं एलजी का बिना नाम लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उन पर निशाना साधा और एलजी पर गणतंत्र का मजाक बनाने का भी आरोप लगाया। पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में भी खूब देखते हैं, सुनते हैं कि हमारी सीमाओं के ऊपर चाइना पिछले कुछ वर्षों से हमें आंखें दिखा रहा है। आज ही देश के एक बहुत नामी गिरामी अखबार में छपा है कि चाइना ने हमारे देश की कुछ धरती, कुछ जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। यह हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय, सभी भारतवासियों के लिए चिंता का विषय। उन लोगों से, चाइना के सैनिकों से हमारे सैनिक, उनसे लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अपनी पूरी बहादुरी के साथ हमारे सैनिक चाइना का मुकाबला कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। एक तरफ हमारे सैनिक चाइना का मुकाबला कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, तो दूसरी तरफ पूरे देश को, सारी सरकारों को, हर भारतवासी को हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के साथ दें। हमारा भी फर्ज बनता है कि चाइना को कड़ा संदेश दिया जाए कि भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम चाइना का बहिष्कार करें और उसको सख्त संदेश दें। जहां पे वहां के गवर्नर ने, जनता की चुनी हुई सरकार ने इतने कानून पास करे, गवर्नर कानून पे दस्तखत करने को तैयार नहीं है। जो कानून जनता ने पास करे, जो कानून जनता की चुनी हुई सरकार ने पास करे, क्या एक आदमी उन कानूनों को रोक सकता है? जनता के हित के कानून, जनता के लिए बने कानून, क्या एक आदमी को यह अधिकार होना चाहिए कि वो जनता की अभिलाषाओं को, जनता की कामनाओं को, जनता के कामों को रोक दे? ये तो जनतंत्र नहीं है। इसलिए तो हमारे लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। एक और राज्य, वहां पे वहां के मुख्यमंत्री ने गवर्नर को लिखा, हम फलानी तारीख को अपनी विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। जनता की सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है, वो जब मर्जी विधानसभा का सत्र बुलाएं। गवर्नर ने वापस लिखा, क्यों बुलाना चाहते हो, क्या काम है, क्या करोगे विधानसभा का सत्र बुला के? अरे वाह, विधानसभा का सत्र बुलाने में क्या गवर्नर पूछ सकता है सरकार से? क्या गवर्नर पूछ सकते हैं सरकार से क्यों बुलाना चाहते हो? मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, जी इसलिए बुलाना चाहते हैं। गवर्नर कहता है, मेरे को यह कारण मंजूर नहीं है, सत्र नहीं बुलाया जाएगा। ये जनतंत्र नहीं है, ये तो जनतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक तरह से एक व्यक्ति विशेष के अंदर जनतंत्र को गुलाम बना दिया गया है। और अब अगली खबर बिहार से। राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम बजट पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब भी बजट आता है तो हम उसको देखते हैं, उस पर गौर करते हैं। मुख्यमंत्री आगे उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, इससे बिहार का विकास होगा, केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर भी करारा प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कुशवाहा के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खुद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। वो हम पर यानी कि जेडीयू पर आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि उन्हें जब बीजेपी में जाने का मन हो चले जाएं, पार्टी से नेता आते जाते हैं। तो जानते हैं, जब भी केंद्र का बजट आता है सब दिन हम बैठ करके देखते हैं, तो उसको तो देखते ही हैं। हम
हम लोगों का तो आदत है देखना, और उसके बाद क्या होता है। और जब भी कोई मीटिंग हुई है सब लोगों ने अपनी बात कही दी है। राज्यों के साथ बैठक बुलाते हैं, जो हम लोगों को कहना था कह दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, हर तरह का विकास होना चाहिए। इसका जरूर उम्मीद है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग क्या करें। जो कहता है उसको कहिए खूब खुशी मनाइए, मस्त रहिए। हमारी पार्टी कमजोर हुई है, ये पता है। पहले की तुलना में मेंबरशिप ज्यादा हो गया है, ये सब भी पता है आपको। क्यों ऐसा लग रहा है? पहले 43 लाख 44 लाख, अब इस बार हो गया है 75 लाख मेंबरशिप बिहार में। तो लेकिन कुछ बोलते रहता तो खुशी है। आखिर क्यों उनको ऐसा लग रहा है? वैसे ही फालतू प्रचार करता है महाराज की, कुछ लगता कुछ। आपके कार्यकर्ताओं में असुविधा पैदा तो कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है। एक है कोई संपर्क में, जरा नाम दीजिए ना। जो खुद संपर्क में जाना चाहता है वही सब बोलते रहता है, क्या कीजिएगा। अरे किस किस को कितना बढ़ाए, कौन कहाँ चला गया, जाने दीजिए। जिसको जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो, जितना बोलना है बोलते रहिए। आज जिस दिन मन करे उस दिन चले जाइए। और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत भोजपुर जिले में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने साथ एक अजीब स्थिति का सामना किया। दरअसल पैदल यात्रा के दौरान स्थानीय किसान ने मुख्यमंत्री का रास्ता रोकने की कोशिश की। हालांकि वो लगातार मुख्यमंत्री को अपनी समस्या से अवगत भी करा रहे थे। मुख्यमंत्री ने मदद की गुहार लगाई और स्थानीय किसान ने कहा कि नहर में सिंचाई के लिए पानी नहीं है, सुविधा का अभाव है, हमें बचा लीजिए मुख्यमंत्री जी, हम मर जाएंगे। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने डीएम भोजपुर को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। इस पूरे वाक्य का जो वीडियो है वो भी अब काफी वायरल है। नहर में पानी नहीं आ रहा है, नहर में पानी 10 साल नहीं आ रहा है। नहर में सर पानी, यहाँ पर विकास कुछ नहीं हो रहा है। नहर में पानी नहीं आ रहा, हम लोग किसान मर रहे हैं। यहाँ पर आप बिहार के अच्छे मुख्यमंत्री हैं सर, लेकिन पानी एक यहाँ नहीं आ रहा है सर। हम लोग भूखले से मर जाएंगे, आप बचाइए सर। हम लोग किसान आधारित हैं सर, आप पीएम बनिएगा सर, आप पीएम बनने वाले हैं सर। पहले सर नहर में पानी नहीं आ रहा है, यहाँ नहर पर सर हमारे संदेश में और 20 साल नहीं पानी नहीं आ रहा है सर। नहर एकदम से नहीं आ रहा है, हम लोग भूखले पड़े हैं सर। बताइए सर, आप सब बताइए। सुनिए भाई, पानी नहीं आ रहा है सर, एकदम पानी नहीं आ रहा है सर। हम लोग मर रहे हैं सर, सही बता रहे हैं सर, हम लोग किसान लोग मर रहे हैं। और अब बात हरियाणा की। यहाँ पर माफ कीजिएगा, मनोहर लाल सरकार ने गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ने के रेट बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस साल गन्ने का रेट 372 रुपये रहेगा, जबकि पिछले साल 362 का रेट था। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से अपील भी की है। कहा कि वो अपना गन्ना लेकर मिलों में चले जाएं ताकि कल से विधिवत रूप से मिल शुरू कर सके। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरसों की फसल में सर्दी की वजह से नुकसान हुआ है, इसलिए 5 तारीख से इसकी रेगुलर गिरदावरी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। बंधुओं की गन्ने की जो मिलें शुरू हुई तब से एक मांग चल रही थी कि गन्ने के रेट बढ़ाए जाए, लेकिन चीनी के रेट बढ़े नहीं हैं और अभी भी 3450 के लगभग चीनी के रेट चल रहे हैं। इसलिए हमारी भी एक कठिनाई है। हम चाहते हैं कि किसान, हमारा प्रदेश हो के किसानों का प्रदेश है तो किसानों को लाभ ज्यादा ज्यादा मिलना चाहिए। देश की सरकार भी ये चीजें हमेशा सोचती रहती है। इस बार केंद्र सरकार ने भी जो एक नोटिफाई किया है एफआरपी, तो 305 रुपए एफआरपी ये घोषित किया है। ये सारे देश के लिए लागू होता है। जहां कहीं सरकारें देती हैं तो वो अपने पास से ही उसको कंपनसेट करती हैं, ज्यादा देती हैं। अब किसान की चूंकि एक मांग उठी है तो हमने भी विचार किया कि हम कितना ज्यादा उसमें और कंपनसेट कर सकते हैं। इसके लिए विधानसभा में मैंने एक कमेटी की घोषणा की थी कि गन्ने के रेट को सुझाव देने के लिए हमारे कृषि मंत्री के अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए। उन्होंने 2-3 बैठकें की हैं, जो किसान प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की है और जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी बात की है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से बात की, प्राइवेट मिलों से भी बातचीत की। इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भी कुछ ना कुछ हमको जरूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आखिर किसान का भी
एक हितैषी बनकर के हमको सोचना होता है कि उसकी भी कीमत जो है बुआई की कुछ ना कुछ तो बढ़ी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित एक व्यू लेकर के उन्होंने आज रिपोर्ट दी है कि 370 रुपए और रेट किया जाए, यानी 362 पहले था, 8 रुपए और बढ़ाया जाए। लेकिन फिर स्वयं विचार करते हुए कि 8 रुपए की बजाय एक राउंड फिगर 10 रुपए बढ़ाने का और हमने निर्णय लिया है, अर्थात इस बार 372 रुपया ये रेट होगा, ये आज से, और ये एक प्रकार से घोषणा की है। तो इस वर्ष का जब से मिलें चालू हुई है ये उस पर लागू होगा। अभी जो इस समय जो स्थिति है, इस समय जो स्थिति है तो हमारे मिलों का गन्ना चूंकि अब पिछले कुछ दिन से आया नहीं था, तो जो बातचीत चल रही है, मुझे लगता है, मैं किसानों से अपील भी करता हूं कि आज जो के रेट बढ़ा करके जो उनकी डिमांड है उस हिसाब से हमने कोशिश की है कि उसमें रेट बढ़ाया जाए, बढ़ा दिया है। मैं उनसे अपील करता हूं कि तुरंत जो गन्ना जहां है वो लेकर के मिलों में जाए, और मिलें जो है तुरंत गन्ना पहुंचते ही मिलें यानी प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मिलों को गन्ना ले जा करके मिलें चालू की जाए ताकि किसान का भी नुकसान न हो। जितने दिन किसान गन्ना नहीं लेकर के आएगा तो नुकसान किसानों का लगातार, क्योंकि फसल है तो फसल का समय पर ही कटान उठान ये सब होना चाहिए, तो ये तुरंत उनका नुकसान ना हो। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आज से ही गन्ना ले जाना शुरू करें ताकि कल से विधिवत सभी मिलें चालू हो सकें। किसान हमारा एक भाई है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान का ध्यान हमको हमेशा रखना होता है। हम बहुत सी चीज़ों में विचार करते हैं, जैसे अभी एक हमने देखा कि सर्दी बहुत अधिक हुई है, तो सर्दी अधिक होने के कारण से जो फसल सरसों की खास करके उसका नुकसान हुआ है। तो ये भी हमने तय किया है कि 5 तारीख से जो रेगुलर गिरदावरी है, क्योंकि रेगुलर गिरदावरी होने के बाद तो स्पेशल गिरदावरी होती है, लेकिन जब तक रेगुलर गिरदावरी नहीं होती तो स्पेशल का कोई अर्थ नहीं होता। रेगुलर गिरदावरी होगी, जहां जहां फसल का नुकसान सरसों का जितना हुआ होगा उनका मुआवजा समय पर ये दिया जाएगा, ऐसा भी मैं एक भरोसा दिलाता हूँ। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने राज्य में नकल माफिया पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नकल करवाने में जो लोग संलिप्त हैं उनकी पूरी संपत्ति जब्त होगी। साथ ही हम ये भी प्रावधान करेंगे कि परीक्षा देने के दौरान जो नकल करते हुए पकड़े जाएंगे वो भी अगले 10 साल के लिए किसी भी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। तो वहीं जोशीमठ के हालात को लेकर के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जोशीमठ को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में 70% लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं। जोशीमठ में जहां भी भूधसान की घटना हुई है वहां राहत बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। उन इलाकों में भी जो स्थिति है वो सामान्य है। देखिए, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हमने मंत्रिमंडल में यह निर्णय कर लिया है कि हम भारतवर्ष का जो सबसे ज़्यादा कठोर कानून होगा नकल के क्षेत्र में, परीक्षाओं में पर्चा लीक, नकल करवाना, पेन ड्राइव से नकल करवाना या जितने भी हथकंडे हो सकते हैं, पेपर सेट करना, और जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसमें एक तो उनकी संपूर्ण जो संपत्ति होगी वो जब्त की जाएगी, और साथ ही साथ यह प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो लोग भी जो अभ्यर्थी के नाते परीक्षा देने वाले हैं और उसमें पकड़े जाएंगे तो अगले 10 सालों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। इसके पीछे हेतु है कि लगातार चल रहा है, और जहाँ पर भी ऐसी खबरें आई हैं हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि हम 1% का भी 0.01% का भी कोई भी इसमें समझौता नहीं करना चाहते। ये पारदर्शी होनी चाहिए और जितनी भी गंदगी है पुरानी वो सारी गंदगी साफ हो और एक नया अध्याय इस क्षेत्र में शुरू हो। उसके लिए ज़रूर हमको मशक्क़त करनी पड़ रही है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारी मंशा भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है और हम काम भी बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं। इन सभी को इस समय एक तो उत्तराखंड के जोशीमठ की जो घटना है, जोशीमठ की घटना को लेकर पूरे उत्तराखंड के अंदर आने वाले लोग, देश भर के आने वाले लोग, उनमें कोई संदेह की स्थिति पैदा ना हो, ऐसा सभी जिम्मेदार लोगों को करना चाहिए कि जोशीमठ में मैं बार बार कह रहा हूं कि 70% जो वहां का आम जनजीवन है वो सामान्य है। वहां की सब दुकानें खुली हुई हैं, सारे काम चल रहे हैं। 4 धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, 4 धाम यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं
और सभी जानते हैं कि चार धाम यात्रा, यात्रा सीजन और जो ये यात्रा काल आता है, उस यात्रा काल के कारण से हमारे उत्तराखंड को जहाँ लोगों का आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वहीं आजीविका का भी एक बड़ा साधन है। इस नाते कहीं पर इतनी गड़बड़ नहीं है जितना उसको प्रदर्शित किया गया है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूर ध्यान रखें कि राजनीति और अन्य चीज़ें करते समय कि कहीं उत्तराखंड के उन लोगों के साथ जिनका काम चलता है, जिनका अपना व्यापार चलता है, या मैं कहूँ कि आजीविका चलती है, कहीं उसको कहीं जाने अनजाने में कोई नुकसान तो नहीं पहुँचना है। और अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। यहाँ पर राजधानी लखनऊ में वजीर हसनगंज रोड पर मंगलवार को ढही इमारत में तकरीबन 15 से ज़्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि घायलों को बचाने की दिशा में तेजी से प्रयास किया जा रहा है। हुई है और बहुत ही उस पर मतलब हृदय विदारक घटना है। अचानक बिल्डिंग ढह गई। वो 4 मंजिला इमारत थी, 12 फ्लैट थे, 9 फ्लैट्स में लोग रह रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कल शाम से ही चल रहा है और सब कुछ सुरक्षित बचा लिया गया है। सिविल अस्पताल और ट्रामा में इलाज चल रहा है। सभी लोग हाई अलर्ट मोड पर हैं। अभी भी रेस्क्यू चल रहा है और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी लोगों को सुरक्षित निकालना था। अभी भी कुछ लोग अंदर हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीम ने नीचे पहुंचाई है और इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे हम चिन्हित करेंगे और इस प्रकार के जो जर्जर इमारतें हैं या अवैध इमारतें हैं उनको जरूर चिन्हित करेंगे। दुखद घटना है ये। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इस घटना में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल हम सख्त मैसेज देंगे, सख्त